प्रणाम आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी अनुराधा। कहानी का दूसरा भाग यानी अंतिम भाग सुनने से पहले आइए सुनते हैं अब तक की कहानी संक्षेप में। अनुराधा गणेशपुरा गांव की एक युवती कन्या है। वह 23 की उम्र पार कर चुकी है, किंतु उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। किसी ज़माने में गणेशपुरा गांव अनुराधा के पुरखा का था, किंतु उसके पिता के गलत चाल चलन की वजह से उनकी ज़मींदारी जाती रही। अब इस गांव के नए ज़मींदार हरिहर घोषाल थे। अनुराधा का एक सौतेला भाई था गगन, जिसने हरिहर घोषाल की शरण ले ली। किसी ज़माने में हरिहर घोषाल ने इन बाबुओं के सुदिन अपनी आँखों से देखे थे, इसलिए उन्होंने उनके रहने के मकान की डिग्री छुड़ा ली और मौखिक रूप से गगन की ओर आगे 2-3 कमरे कचहरी के लिए छोड़कर पीछे का घर हिस्सा गगन को सौंप दिया और कहा कि यह गगन का है, इसमें चाहे वे जैसे रहें। किंतु जब हरिहर के पुत्र विजय ने जब उससे गांव की बागडोर संभाली तो उन्हें पता चला कि उनकी संपत्ति पर गगन ने अधिकार कर लिया है और गांव छोड़कर भाग गया है। किंतु जो घर उसके पिता ने उसे रहने के लिए दिया था, उसमें उसकी बहन और दूसरी बहन का लड़का रहता है। वह घर खाली कराने वहां आ जाता है और अनुराधा को धमकाता है कि वे जल्दी से जल्दी घर खाली कर दे, परंतु उस पर दया आ जाती है और उसे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए अपना मकान दे देता है। किंतु अनुराधा के अच्छे व्यवहार को देखकर वे अपना इरादा बदलने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि जब तक चाहे वह रह सकती है। साथ ही साथ उसे लगता है विजय का पुत्र भी जो बिना माँ का है, उससे एक माँ की भांति प्यार करने लगी है। अनुराधा भी विजय के पुत्र को एक माँ की तरह प्यार करती है और उसकी परवरिश करने लगती है। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। विजय ने कहा, आप पर डांट पड़नी चाहिए, कम से कम गलती करती हैं कि उसके और बुरे दिनों पर यह कटाक्ष कर रहा है। वह हंस दी। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोसकर सिर्फ साग परोस रही थी। सिर खुला था, बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा गिरा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। अनुराधा, विजय ने कहा, एक ज़रूरी सलाह के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोष इस गांव का आदमी ठहरा। आप तो उसे जानती ही होंगी। कैसा आदमी है बता सकती हो? गणेशपुरा का नया गुमास्ता नियुक्त किया है, उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? 1 सप्ताह से अधिक हो गया है। विनोद यथाशक्ति काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। फिर लड़के को लक्ष्य करके विजय ने कहा, तेरा भाग्य अच्छा है जो अचानक मौसी मिल गई तुझे, वरना इस जंगल में आधे दिन तो तुझे बिना खाए ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने धीरे से पूछा, वहाँ आपको खाने पीने की तकलीफ हो रही है? हमेशा से परदेश में ही दिन बीते हैं, खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। यह कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध में से देखा, अभी तक नहाया निपटा भी नहीं गया था। इस प्रकार में आने के बाद इस मकान में एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को इसके हाथों पर दोनों हाथे पैर पसार कर विजय आंखें बंद करके आराम कर रहा था। तभी बड़े सम्मान के साथ एक संबोधन सुनाई दिया। वह उठकर बैठ गई। एक सज्जन खड़े थे। उसकी घड़ी सोने की थी। शेर के नाखून वाला लॉकेट लटक रहा था। गांव में सज्जन बहुत धनी मालूम होते हैं। पास यह टूटी चौकी पर बैठने के लिए कहा। अमृत सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित और लखपति आदमी हैं, नाम लेते सुप्रभात होता है।
आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारे पर दया न करने पर बड़े संकट में पड़ जाएगी। कौन बेचारी? उस पर कितने रुपए निकलते हैं? जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह स्वर्गीय अमर चटर्जी की सौतेली बहन है। ये उसका पैतृक मकान है। वे रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन आप तो उसकी गर्दन पकड़कर निकाल दे रहे हैं। सो आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर क्रोध नहीं किया जा सकता। इस बात को विजय मन ही मन समझ गया, लेकिन बात करने के ढंग से एकदम जल्द बोला। आपने उचित अनुचित मैं खुद समझ लूँगा, लेकिन आप कौन हैं जो उसकी ओर से वकालत करने आए हैं? फिर इतना कहा, मेरा नाम त्रिलोचन गंगोपाध्याय है। पास के गांव में मेरा मकान है। सभी जानते हैं मुझे। आपके माता पिता के आशीर्वाद से इधर कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे हाथ ना पड़ा हो। आपको विश्वास ना हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक के तौर पर जरा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मेहमान, वैसे कुछ दिन बिताने पर ही मैं उसे विवाह कर लूँगा। विजय चौंक पड़ा, बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हाँ, मेरा यह इरादा पक्का है। मुहूर्त नहीं तो यह शुभ कार्य इसी महीने में संपन्न हो जाता। रहने की यह बात मुझसे पूछा। वर देखकर विवाह किसने निश्चय किया? गगन चटर्जी ने। वृद्ध ने क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, वे तो फरारी आसामी हैं। साहब, प्रजा का सत्यानाश करके चंपत हो गया। इतने दिनों से वही तो विघ्न डाल रहा था, नहीं तो अगहन में ही विवाह हो जाता। कहता था हम लोग जातिगत कुलीन ठहरे, कृष्ण के घर संतान वंशज को हम नहीं ब्याहेंगे। ये थे उसके बोल। अब वंशज का घमंड कहाँ गया? कृष्ण वंशज के घर ही तो गरजमंद बनकर आना पड़ा। आजकल के ज़माने में कुल कौन खोजता फिरता है साहब? रुपया ही कुल है, रुपया ही मान सम्मान है, रुपया ही सब कुछ है। कहिए, ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, सो तो ठीक है। अनुराधा ने मंजूर कर लिया है? सज्जन ने बड़े गर्व के साथ अपने जांघ पर हाथ मारकर कहा, मंजूर कहते क्या है साहब? खुशामद की जा रही है। शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी, बस फिर क्या था? आंखों के आगे अंधेरा छा गया। म्यारी तैयारी पड़ गई, वरना मेरा तो इरादा ही बदल गया था। लड़कों की मर्जी नहीं, धोबों की राय नहीं। लड़कियां और दामाद भी विरुद्ध हो गए थे। फिर मैंने भी सोचा, जाने दो, गोली मारो। 2 बार गृहस्थी बस चुकी, अब रहने दो। लेकिन अनुराधा ने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवा कर कहा कि गंगोली महाशय, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। तुम्हारा घर आंगन बुहार कर खाऊंगी। तब क्या करता महाशय? मंजूर करना ही पड़ा। विजय अवाक हो वृद्ध महाशय को देखने लगे। विवाह इसी मकान में होना चाहिए। देखने में जरा भद्दा मालूम होगा, वरना मेरे मकान में भी हो सकता था। गगन चटर्जी की कोई बुआ है, वही कन्यादान करेगी। अब सिर्फ राजी हो, सब ठीक हो जाएगा। विजय ने गर्दन उठाकर कहा, पर राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा? बताइए। मैं मकान खाली करने के लिए कहूँ, यह तो अच्छी बात है। ऐसा ही होगा। आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपके पिता ठहरे लखपति। प्रातः स्मरणीय व्यक्ति नाम लेने से सुप्रभात होता है। सुप्रभात? विजय चुपचाप बैठा अपने मन को समझाने लगा। इस मामले में सिर खपाने की क्या ज़रूरत है? वास्तव में इसके सिवा इस लड़की को चारा ही क्या है? कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है कि जो संसार में पहले कभी ना हुई हो। संसार में ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए सोचना ही क्या। विनोद घोष की बात याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था,
कि अनुराधा अपने भैया से इसी बात पर झगड़ने लगी थी। कुल के गौरव से उसे क्या लेना देना है, आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए, इतना ही बहुत है। प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था, तो क्या आपका नाम डुबो दूँ, माँ बाप का नाम डुबो दूँ? आप यही चाहती हैं? अनुराधा ने उत्तर दिया था, तुम उनके वंशधर हो, नाम बनाए रख सको तो रखो, मैं नहीं रख सकूंगी। इस बात की वेदना विजय नहीं समझ सका था। स्वयं कुल के गौरव और सम्मान पर जरा विश्वास रखना हो तो सो बात नहीं, फिर भी गगन के लिए सहानुभूति जाग उठी और अनुराधा के तीखे उत्तर की मन ही मन आलोचना करने लगा। क्या तो वही निर्लज लोभी है? और कुछ मालूम होने लगी। बाहर आंगन में धीरे धीरे आदमियों की भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। उनको लेकर काम करना है, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान से कहकर सबको विदा कर दिया। रसोई घर के बरामदे में चटाई पर अनुराधा लेटी हुई थी। उसके दोनों ओर लड़के कुमार और संतोष। महाभारत की कहानी चल रही थी। रात की रसोई का काम जल्दी निपटाकर वह रोजाना शाम के बाद इसी तरह लड़कों के साथ लेटकर कहानियाँ सुनाया करती थी और फिर दूध पिलाकर कुमार को उसके पास भेज दिया करती थी। चांदनी रात है। सघन पत्तों वाले आम के पेड़ के पत्तों पर सिंधु में से चंद्रमा की चांदनी झान छनकर उसके बदन पर और चेहरे पर पड़ रही है। पेड़ की छाया में किसी आदमी को इधर आते देखा तो अनुराधा ने चौंक कर पूछा और उठ बैठी। संतोष छोटे बाबू से अधिक डरता है। पहले दिन की बात अभी भूल नहीं पाया है। अपने मित्र का अनुसरण किया विजय ने पूछा, त्रिलोचन गांगुली को आप जानती हैं? नहीं, अनुराधा को आश्चर्य हुआ। लेकिन होता तो शायद आपको लाभ होता। मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला शायद और चुका सकती थी। अनुराधा चुप रही। विजय ने कहा, वह जता गए हैं कि आपके साथ उनका विवाह होना निश्चित हो गया है। क्या यह सच है? हाँ। आपने भिखारी बनकर स्वयं उन्हें राजी किया? हाँ, यही बात है। अगर यही बात है तो बड़ी लज्जा की बात है। आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? वही बताने आया हूँ। त्रिलोचन कह गए हैं, शायद मेरी ज्यादती से ही आपने ऐसा प्रस्ताव रखा है। कहते थे आपके लिए कहीं कोई ठौर नहीं। आपने बड़े अनुनय विनय से उन्हें राजी किया है। नहीं तो इस बुढ़ापे में विवाह की इच्छा उन्होंने छोड़ दी थी। केवल आपके रोने धोने पर ही वे राजी हुए हैं। हाँ, यह सच है। विजय ने कहा, अपनी ज्यादती मैं वापस लेता हूँ और अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, अब अपने ओर से ही यह प्रस्ताव वापस ले लीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है। सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, बल्कि और अधिक उड़ाएंगे। आपके बराबर की उनकी लड़कियां हैं। उनकी अपनी गृहस्थी में उपद्रव उठ खड़ा होगा। स्वयं आपके लिए अशांति हो जाएगी। इन सब बातों पर आपके विचार क्या हैं? अनुराधा ने बड़ी नरमी से कहा, विचार कर लिया है। मेरा विश्वास है यह सब कुछ नहीं होगा। सुनकर विजय दंग रह गया। बोला, वृद्ध हैं, कितने दिन जिएंगे? आप आशा करती हैं? अनुराधा ने उत्तर दिया, पति की दीर्घायु संसार में सभी स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है सुहाग के लिए मैं पहले ही मर जाऊं। विजय को इस बात का उत्तर तब भी नहीं मिला। वह चुपचाप खड़ा रहा। आपने मुझे जाने की आज्ञा दे दी है, लेकिन उसके बाद किसी भी दिन आपने इस बात की चर्चा नहीं की। दया के योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी आपने दया की। इसके लिए मन ही मन कितनी कृतज्ञ हूँ बता नहीं सकती। विजय की ओर से कोई उत्तर न पाकर अनुराधा फिर कहने लगी, भगवान साक्षी है, आपके विरुद्ध मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। कहने से मेरी ओर से अन्याय होता, मेरा कहना झूठ होता। गांगुली महाशय ने अगर कुछ कहा हो तो
वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। विजय ने पूछा, आप लोगों का विवाह कब है? जेठ-पदी 13 को। तब तो लगभग 1 महीना ही रह गया है ना? हाँ, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। शायद। विजय बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, तो फिर मुझे और कुछ कहना नहीं, लेकिन आपने अपने भविष्य और जीवन के बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है। अनुराधा ने एक बार कहा, नहीं, 100 बार विचार कर लिया है। प्रकट करने के लिए खोजने पर भी शब्द नहीं मिलते, लेकिन आप स्वयं ही मेरे बड़े बारे में सारी बातें सोच कर देखिए। पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावक के अकेली गांव में के अनाचार अत्याचारों से बचकर कहीं जाकर खड़े होने के लिए ठौर नहीं। उम्र हो गई 23-24। इसके अतिरिक्त कौन मेरे साथ विवाह करना चाहेगा? आप ही बताइए। तो फिर दाने दाने के लिए किसके सामने हाथ पसारती फिरूंगी? ये सभी बातें सच है, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। 2-3 मिनट तक खड़े रहकर विजय ने गंभीर भाव से कहा, ऐसे समय में मैं क्या आप पर कोई उपकार नहीं कर सकता? कर सकता तो बड़ी प्रसन्नता होती। अनुराधा ने कहा, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, मुझे मालूम हो गया। आपको कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर विजय बाहर चला गया। कोलकाता से कुछ साग सब्जी, फल और मिठाई आदि आई थी। विजय ने नौकर से रसोई घर के सामने टोकरी उतरवा कर कहा, अंदर होगी? जरूर, अंदर से मीठी आवाज़ में उत्तर आया। हूँ, अंदर हूँ, विजय ने कहा, आपको पुकारना भी कठिन है। हमारे सामने में होती तो मिस चटर्जी, मिस अनुराधा कहकर आसानी से पुकारा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो यह बात बिल्कुल नहीं चल सकती। आपके लड़कों में से कोई होता तो उनमें से किसी एक को अपनी मौसी को बुला दो कहकर काम निकाल लिया जा सकता था, लेकिन इस समय वह भी फरार है। क्या कहकर बुलाऊं, बताइए? अनुराधा दरवाजे के पास आकर बोली, आप मालिक ठहरे, मुझे राधा कहकर पुकार लीजिए। विजय ने कहा, बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मालिकाना अधिकार के जोर पर नहीं। मालिकाना अधिकार था गगन चटर्जी पर, लेकिन वह चंपत हो गया। अंदर से सुनाई दिया, ऐसी बात मत कहिए, आप हैं तो मालिक ही। विजय ने कहा, उसका दावा मैं नहीं करता, लेकिन उम्र का दावा जरूर करता हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। नाम लेकर पुकार करूँगा तो नाराज ना होइएगा। नहीं, विजय ने यह बात महसूस की। घनिष्ठता पैदा करने का आग्रह स्वयं उसकी ओर से कितना ही प्रबल क्यों न हो, दूसरे पक्ष की ओर से बिल्कुल नहीं है। वे किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और हमेशा संक्षिप्त लेकिन ससम्मान सहित ओट में छिपे उत्तर देती है। विजय ने कहा, घर से कुछ साग सब्जी, फल और मिठाइयाँ आदि आई है। इस टोकरी को उठाकर रख लीजिए, लड़कों को दे दीजिएगा। नहीं, मत कहिएगा, मेरा रसोइया ठीक से रसोई बनाना नहीं जानता। दोपहर से देख रहा हूँ कि चादर ताने सोया है। कहीं बीमार ना पड़ गया हो, मलेरिया ना हो गया हो। लेकिन मलेरिया तो यहाँ है ही नहीं। अगर ना उठा तो आपकी रसोई कौन बनाएगा? विजय ने कहा, इस बेला की तो कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ गई है। हाँ, लड़के को तकलीफ़ होगी, उसको तकलीफ़ में देखता हूँ तो ज़रूर कष्ट होता है। उसका जिम्मा आपने ले रखा है। टोकरी खोलकर तो देखिए ना, शायद कोई चीज़ काम की निकल जाए और इस शाम का काम चल जाए। इस बेला मुझे रसोई नहीं बनानी है। क्यों? कुमार की देह मुझे ज़रा गर्म मालूम होती है। रसोई बनाने पर वे खाने के लिए मचलेगा। उस बेला का जो कुछ बचा है उससे संतोष का काम चल जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है उसकी,
कहाँ है वह? मेरे बिछौने पर लेटा संतोष के साथ गपशप करता है। आज कह रहा था बाहर नहीं जाएगा, मेरे पास ही सोएगा। विजय ने कहा, तो सोया रहे, लेकिन अधिक लाड प्यार पाने पर फिर मौसी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ जाएगी। नहीं उठानी पड़ेगी, विजय ने कहा। क्या होने से कहना न मानने वाला है तो आप जान लेना, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह आपको कम परेशान नहीं करता। अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली, परेशान करता है तो केवल मुझे ही तो परेशान करता है, और किसी को तो नहीं करता। विजय ने कहा, सो मैं जानता हूँ, लेकिन मौसी ने मान लो कि सह लिया, लेकिन उसकी ताईजी तो सहने वाली नहीं। अगर किसी दिन सौतेली माँ आ गई तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए बुरा होगा। आपने अपने घर में विमाता जब घर में आ जाती है तो उसकी खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर वह राजी हो तो, अनुराधा ने कहा। जिसके माँ नहीं है, मौसी इसे छोड़ नहीं सकती। कितने ही दुख में क्यों न हो, पाल पोस कर बड़ा करती ही है। याद रखूँगा, कहकर विजय चला जा रहा था। फिर लौट कर बोला, अगर आप अभद्रता के लिए क्षमा करें तो एक बात पूछूं? पूछिए। कुमार की चिंता बाद में की जाएगी, कारण उसका बाप जीवित है। आप जितना निठुर समझती हैं उतना वह नहीं है। लेकिन संतोष, उसके माँ बाप दोनों ही जाते रहे हैं। नए मौसे त्रिलोचन के घर अगर उसके लिए ठौर न हुआ तो उसका क्या करेंगी? इस बात पर विचार किया है, अनुराधा ने कहा। मौसी के लिए ठौर होगा, विनोद के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सकता हूँ उससे तो अधिक भरोसा नहीं होता। इस बात का उत्तर अनुराधा तत्काल न दे सकी। सोचने में जरा समय लग गया, फिर शांत और दृढ़ स्वर में कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए ठौर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह संभव नहीं है, तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कुमार का साथी है। अंदर से फिर कोई उत्तर नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद चला गया। 2-3 घंटे के बाद संतोष ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। अनुराधा के रसोई घर में आसन पड़ा हुआ था। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? अनुराधा पास खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीज़ों में कोई अधिकता नहीं थी, लेकिन जतन से बनाई गई थी, और परोसे जाने का परिचय हर चीज़ में झलक रहा था। कितने सुंदर ढंग से वे चीज़ें हुई थी। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? विजय ने कहा, इसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वह स्वयं आपकी गृहस्थी में चुपचाप आकर शामिल हो गया। मैं भी यही सोचती हूँ। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको दुख होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, इसे घर ले जाने से पहले आपको एक वचन देकर जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ़ ना होने पाए। लेकिन मैं तो बाहर रहूँगा, कामकाज के झंझटों में अपने वचन की रक्षा न कर सकूँगा, तो फिर इसे मेरे पास छोड़ जाना होगा। आप गलती करती हैं। घर मेरा नहीं, सारी जगह घर कर बैठी रहूँ। उनके आने पर बड़ा मान, इससे अच्छा बढ़कर और क्या हो सकता है? मेरे विषय में ऐसी बात सोचकर आप सचमुच अन्याय कर रही हैं। कितने कृपा की आपने मुझ पर। क्या मेरी ओर से यही प्रतिदान है? इतनी बातें उसने इस ढंग से पहले कभी नहीं की थी। उत्तर सुनकर विजय हैरान रह गया। गांव की इस लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझ रखा था उतना वह नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, वास्तव में मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विषय में यह बात उचित हो सकती है उनसे आप अधिक बड़ी हैं,
लेकिन 2-3 दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू में मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया था, लेकिन वह बिना पहचाना हुआ था। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने से पहले मैं अत्यधिक शर्मिंदगी के साथ क्षमा याचना करता हूँ। अनुराधा ने मीठे स्वर में कहा, क्षमा? क्षमा आपको मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती? क्यों? अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं। इतना कहकर वह हंस पड़ी। दीपक के मध्यम प्रकाश में उसके हंसी भरे चेहरे पर विजय की नज़र पड़ गई और पल भर के लिए एक अज्ञात आश्चर्य से उसका समूचा हृदय डोल उठा। पल भर चुप रहकर बोला, यही अच्छा है, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी के रूप में ही मैं हमेशा याद आता रहूं। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक रसोई घर में एकदम सन्नाटा छाया रहा। निस्तब्धता भंग की अनुराधा ने। उसने पूछा, फिर आप कब आएंगे? बीच बीच में आना तो होता ही रहेगा, हालांकि आपसे भेंट नहीं होगी। दूसरे पक्ष ने प्रतिवाद नहीं किया। समझ में आ गया कि बात सच है। खाना समाप्त करके विजय के बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में अनेक तरह के तरकारियां हैं, लेकिन अब बाहर नहीं भेजूंगी। कल सुबह भी आप यहीं भोजन कीजिएगा। तथास्तु। लेकिन समझ तो गई होंगी, 2 रोटी की अपेक्षा मेरी भूख अधिक है। अन्यथा प्रस्ताव प्रस्तुत करता। सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की मियाद और भी बढ़ा दीजिए। जितने दिन मैं यहाँ रहूँ, आपके हाथ का ही खाकर घर जा सकूँ, यह मेरा सौभाग्य है। दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में पहुँचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठा कर रख लिए। इसके बाद 3 बजे के 5 बजे नाश्ता खाना पहुँचता रहा। थोड़े दिन में कुमार भी स्वस्थ हो गया। इन दिनों विजय ने दुख के साथ महसूस किया कि आदित्य में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिचय की दूरी वैसे ही अविचलित बनी हुई है। किसी भी बहाने वह तिल भी निकट नहीं हुई। बरामदे में आसन बिछाकर, भोजन के लिए स्थान बनाकर, अंदर से ही ढंग से थाली लगा देती और संतोष परोसता रहता। कुमार आकर कहता, बाबूजी, मौसी कहती है कि मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, जरा सी और खानी पड़ेगी। विजय कहता, अपनी मौसी से कह दे, बाबूजी को राक्षस समझती हैं क्या? कुमार लौट कर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी ना बनी होगी, लेकिन कल की तरह कटोरा में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनकर कहा, तेरी मौसी जी कटोरे के बदले नाद में दूध भी देगी, तब भी पड़ा न रहेगा। इसी तरह से 5 दिन बीत गए। स्त्रियों के आदर और देखरेख का चित्र विजय के मन में प्रारंभ से ही अस्पष्ट था। अपनी माँ को आरंभ से ही वह अस्वस्थ और अकुशल दिखता आया है। एक गृहिणी के नाते अपना कोई भी कर्तव्य वह पूर्ण रूप से नहीं निभा पाती थी। उसकी अपनी पत्नी भी केवल 2-2.5 वर्ष जीवित रही थी, तब ये पढ़ता था। उसके बाद का लंबा समय सुदूर प्रवास में बीता। उन प्रवास के दिनों के भली बुरी अपनी स्मृतियाँ कभी कभी उसे याद आ जाती है, और वैसे ही जैसे किताबों में पढ़ी हुई कल्पित कहानियों की तरह वास्तविकता से दूर मालूम होती है। जीवन की वास्तविकता, जीवन के वास्तविक आवश्यकताओं का उनसे कोई संबंध ही नहीं है। और रही भाभी प्रभा में, जो परिवार में भाभी की प्रधानता है, जहाँ हर समय भले बुरे की आलोचना होती रहती है, वे परिवारों से अपना नहीं मालूम होता। माँ को उसने अनेक बार रोते देखा है, पिता को उदास और अप्रसन्न रहते देखा है, लेकिन इन बातों को उसने स्वयं ही असंगत और अनधिकार चर्चा समझा। ताई अपने बेटे की खबर सुध न ले
बहू अपने ससुर की सेवा न करे तो बड़ा भारी अपराध है। ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी। स्वयं अपनी पत्नी को भी अगर ऐसा व्यवहार करते देखा तो उसे दुख होता। सो बात भी नहीं, लेकिन आज उसकी इतने दिनों के धारणा को इन अंतिम 5 दिनों ने जैसे धक्के देकर स्थिर कर दिया। आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत्ता रवाना होने की बात थी। नौकर चाकर सामान बांधकर तैयारियां कर रहे थे। कुछ ही घंटों की देर थी। इतने में संतोष ने आकर कहा, मौसी जी बुला रही हैं। इस समय हाँ कहकर संतोष वहाँ से खिसक गया। विजय ने अंदर जाकर देखा, बरामदे में बाकायदा आसन बिछाकर भोजन के लिए जगह कर दी गई है। मौसी की गर्दन पकड़कर कुमार लटक रहा था। उसके हाथ से अपने को छुड़ाकर अनुराधा रसोई घर में घुस गई। आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस समय यहाँ क्या कर रहा है? अनुराधा ने कहा, जरा सी खिचड़ी बनाई, जरा खाकर जाइए। उत्तर देते समय विजय को अपना गला साफ करना पड़ा। बेवक्त आपने कष्ट क्यों किया? इससे अच्छा 4-6 पुड़ियाँ ही उतार देती तो काम चल जाता। पूड़ी तो आप खाते नहीं। घर पहुँचते पहुँचते रात के 2-3 बज जाएंगे। बिना खाए आप जाते तो क्या मुझे दुख नहीं होता? बराबर यही ख्याल आता रहता कि लड़का बिना खाए पिए यूं ही गाड़ी में सो गया होगा। यही ख्याल मुझे परेशान करता। विजय चुपचाप खाता रहा। फिर बोला, विनोद को क्या दिया? उसे कह दिया है वह आकर देख रेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकान में हैं आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हूँ, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजिएगा मैंने उसे क्षमा कर दिया है, लेकिन वह इस गांव में ना आए, उसे क्षमा नहीं करूँगा। कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूँगी। इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई। फिर पल भर बाद बोली, मुश्किल है, कुमार के किसी भी तरह जाने को राजी नहीं हो रहा। और क्यों नहीं बताया? विजय ने कहा, इसलिए नहीं बताया कि वे खुद नहीं जानता और माँ मन ही मन यह भी समझता है कि उसे जाने पर वहाँ तकलीफ़ होगी। उस घर का यही नियम है, लेकिन तकलीफ़ आखिर इतनी बड़ी तो नहीं होती है। उसे ले जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहने दीजिए मेरे पास। विजय ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अधिक से अधिक महीने भर रुक सकता है, इससे अधिक नहीं रह सकता। इससे क्या लाभ? दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर अनुराधा ने कहा, इसकी जो माता आएगी सुना है पढ़ी लिखी है। हाँ बीए पास है, लेकिन सुना है बीए पास तो उसकी ताई भी ने किया है। हाँ ज़रूर किया है, लेकिन बीए पास करने वाली किताबें में देवर के बेटे को लाड प्यार से रखने की बात नहीं लिखी होती। इस विषय की परीक्षाओं भी नहीं देनी पड़ती और बीमार सास ससुर की बात भी नहीं लिखी रहती। बिल्कुल नहीं। यह प्रस्ताव तो और भी अधिक हास्यास्पद है। जरा भी किसी प्रकार की शिकायत न करना हमारे समाज की सुभद्र विधान है। अनुराधा पल भर मौन रहकर बोली, यह विधान आप ही लोगों तक सीमित रहे, लेकिन जो विधान है यह लड़के से बढ़कर नहीं है। ऐसी बहू को घर में लाना उचित नहीं है, लेकिन लाना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही। हम लोग जिस समाज के वातावरण में रह रहे हैं वहाँ बीए पास किए बिना समाज सुरक्षित नहीं रहता, मन भी नहीं मानता और शायद गृहस्थी भी नहीं चलती। अनाथ बहनों के लिए पेड़ के नीचे रहना मंजूर करने वाली बहू के साथ हम वनवास तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में नहीं रह सकते। अनुराधा की आवाज़ पल भर को तीखी हो गई। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे किसी निष्ठुर माता के हाथ नहीं सौंप सकते। विजय ने कहा, सो कोई डर के कारण नहीं है।
सौंप देने पर भी कुमार हाथों से फिसलकर नीचे आ गिरेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निष्ठुर है। भावी पत्नी की ओर से आपकी बात का तीव्र विरोध करता हूँ। परिमार्जित रुचि के अनुकूल उदास अवहेलना के कारण मुरझाए हुए भी आत्मीयता की बर्बरता उनमें रत्ती भर भी नहीं है। आत्मीयता का अर्थ तो समझा दीजिए, विजय ने कहा। यह हम लोगों के बड़े सर्किल का पारिवारिक बंधन है। उसका कोड ही अलग है और शक्ल भी अलग है। उसके जड़ रस नहीं खींचती, पत्तों का रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पीलापन आने लगता है। आप गवाही गांव के गृहस्थ घर की लड़की हैं, स्कूल कॉलेज पढ़कर पास नहीं हुई हैं, किसी पार्टी या पिकनिक में सम्मिलित नहीं हुई हैं, इसलिए इनका अर्थ आपको समझा नहीं सकता। केवल इतना आभास दे सकता हूँ कि कुमार की भी माता आकर न तो उसे जहर पिलाने की तैयारी करेगी और न हाथ में चाबुक लेकर उसके पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि वे आचरण परिमार्जित रुचि से भिन्न है। इसलिए इस संबंध में आप निश्चिंत हो सकती हैं। अनुराधा ने कहा। मैं उनकी बातें छोड़े देती हूँ, लेकिन वचन दीजिए कि आप स्वयं भी देखेंगे भालेंगे। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है। वचन देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा स्वभाव और ही तरह का है, आदतें भी दुनिया से अलग है। आपके आग्रह को याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूँगा, लेकिन जितना आप चाहती हैं उतना तो न हो सकेगा, ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, अब मैं खा चुका, जाता हूँ, चलने की तैयारी करनी है। इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, कुमार आपके पास ही रहेगा। घर छोड़ने के दिन आ जाए तो इसे विनोद के साथ कोलकाता भिजवा देना। ज़रूर। ज़रूरत समझें तो उसके साथ संतोष को भी बिना किसी संकोच के भेज दें। आरंभ में उसके साथ जैसा व्यवहार किया है, मेरा ठीक वैसा स्वभाव नहीं है। मकान के सामने ही घोड़ा गाड़ी खड़ी है, चढ़ना चाहता हूँ कि कुमार ने आकर कहा, बाबूजी, मौसी बुला रही हैं। अनुराधा सदर दरवाजे के पास खड़ी थी। प्रणाम करने के लिए बुला लिया, फिर कब कर सकूँगी मालूम नहीं, कहकर उसने गले में आंचल डालकर दूर से प्रणाम किया, फिर उठकर खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोद के पास खींचकर बोला, दीदी जी से कह दीजिएगा कि चिंता न करे। जितने दिन भी मेरे पास रहेगा, इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। विजय ने हंसकर कहा, विश्वास होना कठिन है। कठिनाई किसके लिए है? क्या आपके लिए भी? और दोनों की आंखें चार हो गईं। किंतु कुमार को ले जाकर इसे कष्ट मत दीजिएगा, फिर कहने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कह रही हूँ। आपके घर की बात याद आते ही इसे भेजने को जी नहीं चाहता, तो मत भेजिए। उत्तर में वह एक निश्वास लेकर चुप हो गई। विजय ने कहा, जाने से पहले आपको एक बात फिर याद दिलाता जाऊं। आपने वचन दिया है, जब कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी आप मुझे पत्र लिखेंगी। मुझे याद है, मैं जानती हूँ, गांगुली महाशय से मुझे भिखारिन की तरह ही मांगना होगा। अंतर के संपूर्ण धिक्कार को तिलांजलि देकर ही मांगना पड़ेगा, परंतु आपके साथ ऐसा नहीं है। जब जो चीज़ चाहूँगी बड़ी आसानी से अधिकार के साथ आपसे मांग लूँगी। लेकिन याद रहे, कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधा ने कहा, आप फिर भी एक वचन देते जाइए। कहिए कि आवश्यकता पड़ने पर मुझे भी बताएंगे। बताने के योग्य मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी अनुराधा? सो कैसे बता दूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तन मन से सेवा तो कर सकती हूँ। अब वह करने देंगे? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। विजय अपने घर पहुँच चुका। वहाँ पहुँचने पर उसकी माँ ने पूछा, कुमार नहीं आया? यह सुनकर विजय की माँ मारे भय के काँप उठी। ये कैसी बात है रे? जिसके साथ लड़ाई है उसी के साथ छोड़ आया।
विजय ने कहा, जिसके साथ लड़ाई थी वह पाताल में जाकर छिप गया है माँ। किसकी मजाल है जो उसे खोज निकाले। तुम्हारा पोता अपनी मौसी के पास कुछ दिनों के लिए रुक गया है। अचानक उसकी मौसी कहाँ से आ गई रे? विजय ने कहा, माँ, भगवान के बनाए हुए इस संसार में कौन कहाँ से आ पहुँचता है, कोई नहीं बता सकता। जो तुम्हारे रुपए पैसे लेकर डुबकी लगा गया है, इस गगन चटर्जी की छोटी बहन है। मकान के जिसे जिसे निकालने के लिए, भगाने के लिए लाठी लेकर और प्यादे दरबार लेकर युद्ध करने गया था, लेकिन तुम्हारे पोते ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने उसका आंचल ऐसा पकड़ा कि दोनों को एक साथ निकाले बिना उसे निकाला ही नहीं जा सकता। माँ ने अनुमान से बात को समझकर कहा, मालूम होता है कुमार उसके वश में हो गया है। उस लड़की ने इसे खूब लाड़ प्यार किया होगा। शायद बेचारे को लाड़ प्यार मिला ही नहीं कभी। यह कहकर उन्होंने अपनी आश्वस्ति को याद करके गहरी सांस ली। विजय ने कहा, मैं तो वहाँ रहता था। घर के अंदर कौन किससे लाड़ प्यार कर रहा है मैंने आँखों से नहीं देखा, लेकिन जब चलने लगा तो देखा कि कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता था। माँ, कसम बहुत तरह की बातें जानती है। क्या तुम्हें शहर की लड़कियों पर अंत में विश्वास हो ही गया? शहर कहकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता को याद करके एक गहरी सांस ली। विजय ने कहा, मैं तो वहाँ बाहर रहता था। घर के अंदर कौन किससे लाड़ प्यार कर रहा है मैंने आँखों से नहीं देखा, लेकिन जब चलने लगा तो देखा कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह आना नहीं चाहता था। माँ का संदेह इतने पर भी नहीं मिटा। कहने लगी, गंवई गांव की लड़की बहुत तरह की बातें जानती है। साथ न लाकर तूने अच्छा नहीं किया। विजय ने कहा, माँ, तुम खुद गंवई गांव की लड़की होकर गंवई गांव की लड़कियों की शिकायत कर रही हो। क्या तुम्हें शहर की लड़कियों पर अंत में विश्वास हो ही गया? शहर की लड़कियाँ? उनके चरणों में लाखों प्रणाम। यह कहकर माँ ने हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। विजय हंस पड़ा। माँ ने कहा, हंसता क्यों है रे? मेरा दुख केवल मैं ही जानती हूँ और वे जानते हैं। कहते कहते आंखें डबडबा आई। बोली, हम लोग जहाँ के हैं वहाँ अब क्या करें बेटा, ज़माना बिल्कुल ही बदल गया है। विजय ने कहा, बिल्कुल बदल गया है, लेकिन जब तक तुम लोग जीती हो तब तक शायद तुम ही लोगों के पुण्य से गांव बने रहेंगे माँ। बिल्कुल लोप नहीं होगा उनका। इसी की थोड़ी सी झांकी अब की बार देख आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो यह चीज़ दिखाना कठिन है। यही दुख रह गया है माँ। इतना कहकर वह ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से लौटकर विजय भैया भाभी से भेंट करने के लिए चला गया। जाकर देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ रहा है। श्रृंगार की चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी है। भैया आराम कुर्सी पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं, हरगिज़ नहीं, जाना हो तो अकेली चली जाओ, ऐसी रिश्तेदारी पर मैं आदि आदि। अचानक विजय को देखते ही प्रभा एक साथ ज़ोर से रो पड़ी। बोली, अच्छा देवर जी, तुम ही बताओ, उन लोगों ने अगर सितांशु के साथ अनीता का विवाह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष? आज उसकी सगाई होगी और यह कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके माने तो यह हुआ कि यह मुझे भी जाने नहीं देंगे। क्या ज़रूरत थी, वह भी इतने दिनों तक? माजरा क्या है, समझ में नहीं आया। विजय हतबुद्धि सा हो गया, लेकिन समझने में उसे अधिक देर न लगी। बोला, ठहरो ठहरो, अरे भाई बताओ भी तो, आखिर क्या हुआ है? अनीता के साथ सितांशु घोषाल को विवाह होना तय हो गया है। आज ही सगाई होगी, भैया ने कहा, और ये कहना चाहती है कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। प्रभा रोती हुई बोली, भला मैं क्या कर सकती हूँ देवर जी? भैया है, माँ है, लड़की खुद सयानी हो चुकी है। अगर वे अपना वचन भंग कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? भैया ने कहा, दोष यही है कि वे धोखेबाज हैं, पाखंडी हैं। पाखंडी हैं?
झूठे हैं। एक और जबान देकर चोरी चोरी छिपे छिपे जाल फैलाए जा रहे थे। अब लोग हंसेंगे, कानाफूसी करेंगे। मैं शर्म के मारे क्लब में मुंह नहीं दिखा सकूंगा। प्रभा रुआंसे स्वर में कहने लगी, ऐसा क्या कहीं होता नहीं? क्या पहली बार हो रहा है? इसमें शर्माने की क्या बात है? मेरे शर्माने की बात यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसरे मेरे ससुराल वाले सब के सब धोखेबाज हैं, इसलिए उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए भैया के चेहरे को देखकर विजय इस बार हंस पड़ा, लेकिन तभी उसने झुककर प्रभा के पैरों की धूल माथे पर लगाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, भाभी भले ही कितने क्यों न गरजे, ना मुझे क्रोध आएगा ना अफसोस होगा, बल्कि सचमुच इसमें तुम्हारा हिस्सा हो तो तुम्हारा आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। फिर भैया की ओर मुड़कर बोले, भैया तुम्हारा नाराज़ होना सचमुच बड़ा न्यायिक है। इस मामले में जबान देने के कोई मायने नहीं होते। अगर उसे बदलने का मौका मिले। विवाह तो कोई बच्चों का खेल नहीं। सितांशु विलायत से ICS करके लौटा है, उच्च श्रेणी का आदमी ठहरा। अनीता देखने में सुंदर है, BA पास है। अमर मैं यहाँ भी पास नहीं कर सका और विलायत में भी 7-8 वर्ष बिताकर एक डिग्री प्राप्त नहीं कर सका। अब लकड़ी की दुकान पर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ। ना पद ना गौरव। यह कहकर विजय जल्दी से जाना चाहता था कि भैया बोल उठे, तेरे लिए निमंत्रण नहीं। खड़ा हो गया, बोला, ठीक है, शायद ये शर्मिंदा होंगे, लेकिन बिना बुलाए कहीं जाना में भी मुझे असंकोच नहीं है। जी चाहता है कि दौड़ते हुए जाऊं और कहूं कि अनीता, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम पर मुझे कोई क्रोध नहीं, ना कोई ईर्ष्या। मेरी प्रार्थना है तुम सुखी रहो। भैया मेरी प्रार्थना मानो को भैया का क्रोध शांत कर दे। भाभी को लेकर जो कम से कम मेरी ओर से अनीता को आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों। भैया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि से होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्रोध की छाया उसकी आवाज़ में नहीं थी। सचमुच जैसे किसी सुनिश्चित संकट के टल जाने से उसका मन शाश्वत आनंद से भर उठा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।